हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर जोन पे। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। हम लोगों को पता है स्फेरिकल सेल, स्फेयर हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। कितने टाइप के स्फेयर होते हैं हमें पता है। स्फेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होलो स्फेयर और एक होता है सॉलिड स्फेयर। एक होता है होलो स्फेयर और एक होता है सॉलिड स्फेयर। होलो स्फेयर यानी कि ये खोखला बेलन है, ये सॉरी खोखला गोला है, और सॉलिड का मतलब ठोस। अब जब होलो स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फेरिकल सेल यानी जब हम लोग किसी खोखले गोले की बात करें और किसी ठोस गोले की बात करें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यूज है वो हमें कैलकुलेट करनी है। हम लोग इन्हें और दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, यानी इस होलो को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन कंडक्टिंग और दूसरा होता है कंडक्टिंग। यानी एक होता है नॉन कंडक्टिंग, इसको डाइइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं नॉन कंडक्टिंग को, या फिर इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। कई बार कैसे एग्जाम में भी आ सकता है इंसुलेटिंग कंडक्टर या फिर डाइइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, तो ये हमारा नॉन कंडक्टिंग ही है। सॉलिड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी या तो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है या फिर कंडक्टिंग हो सकता है। यानी स्फेयर दो टाइप के पढ़ते हैं मैथ्स में, या तो सॉलिड हो सकता है या होलो हो सकता है। और उन्हें भी अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करें तो वो या तो कंडक्टिंग हो सकते हैं या नॉन कंडक्टिंग हो सकते हैं। अच्छा, जब हम लोग ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं होलो की बात करूं तो होलो में नॉन कंडक्टिंग वाला, कंडक्टिंग वाला और सॉलिड के अंदर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि जब भी हम इनको चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं, मान लिया ये मेरा एक होलो स्फेरिकल सेल है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नली कुछ चार्ज प्रोवाइड करवा दिया और अगर थोड़ा सा भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर चला गया तो सारा चार्ज क्या होता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो होलो में चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, दोनों ही केसेस में सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। अच्छा, अगर मेरा सॉलिड में होलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड में अगर कंडक्टिंग हो, तब भी क्या होता है, सारा चार्ज कंडक्ट होता हुआ वो उसकी सरफेस पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब भी, जैसे ये मेरा एक कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, होलो स्फेरिकल सेल है, जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया, मान लिया कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, थोड़ा सा चार्ज इसके अंदर चला गया। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या थोड़ा चार्ज जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर गए, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है उनसे रिएक्ट करेगा। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्रीली मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा मस्ती से घूमते रहते हैं, गोल गोल फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कब कर पाएंगे? जब तक उनपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यानी इलेक्ट्रॉनों पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब तो वो फ्रीली मूव कर ही नहीं सकते। वो तभी फ्रीली मूव करते हैं तब तक जब तक उस पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। इसका मतलब है कि जब यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तभी फ्रीली मूव कर पाएंगे जब तक अंदर लगने वाला फोर्स जीरो नहीं हो जाए। और ये तभी संभव होगा जब सारा का सारा चार्ज यहां सरफेस पे चला जाए। जितना भी चार्ज दिया वो सारा सरफेस पे चला जाए, तभी पॉसिबल होगा। और इसका रीजन यही होता है कि जब भी हम लोग होलो स्फेरिकल सेल को हम लोग चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है। तो होलो में चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, सारा चार्ज सरफेस पे रहता है। सिमिलरली जब हम सॉलिड की बात करते हैं और सॉलिड में कंडक्टिंग पढ़ते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। जब चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज कंडक्ट होता होता उसकी सरफेस पे चला जाता है और सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। तो जब तीनों ही केसेस में चार्ज सरफेस पे है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, तो इस स्फेरिकल सेल के कहीं भी किसी बाहर पॉइंट पे, इसकी सरफेस पे और इस स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं पे भी कैलकुलेट करें, इन तीनों के लिए उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो अगर एग्जाम में सॉलिड में आप लोगों को कंडक्टिंग पूछ ले, होलो में आप लोगों को नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, कुचालक और चालक दोनों में से कुछ भी पूछ ले, हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा।
हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल में हमारे दोनों होलो भी आ सकते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड वाला कौन सा था, कंडक्टिंग वाला। अब जब स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं तो एक स्फेरिकल सेल बना लेते हैं। ये रही हमारी एक स्फेरिकल सेल, और क्या क्या रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये स्फेरिकल सेल, तो यूनिफॉर्मली चार्ज कर दो इसको, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है मेरी स्फेरिकल सेल। यानी मैंने इस पे Q चार्ज से इसको चार्ज कर दिया। और ये जो स्फेरिकल सेल है, मान लिया इस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वो है कुछ कैपिटल R, यानी एक कैपिटल R रेडियस की एक स्फेरिकल सेल है जिसपे Q चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो भाई हम इस स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो या तो कोई पॉइंट हो जो स्फेरिकल सेल के बाहर कहीं सिचुएटेड हो, यहां सिचुएटेड हो, यहां हो, यहां हो, इधर हो, इधर हो, किधर भी हो सकता है, या वो पॉइंट इस स्फेरिकल सेल की सरफेस पे हो, यहां 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 कहीं पे भी हो सकता है, और या वो पॉइंट कहां सिचुएटेड हो सकता है, इस स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं सिचुएटेड हो सकता है। यानी हम लोग यहाँ तीन केसेस ही पढ़ेंगे, या तो कहीं बाहर सिचुएटेड हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और इस स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अच्छा, जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं तो यहाँ दो फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, हमें दो फॉर्मूला ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा एस, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं फ्लक्स के। जब भी हमें ये टॉपिक पढ़ना है ये दोनों ही फॉर्मूले अपन को यहाँ यूज करने पड़ेंगे। तो पहले ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये आए कहां से। ये फॉर्मूला है हमारा, दोनों ही फॉर्मूले वैसे फ्लक्स के, ये फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, यानी विद्युत बल रेखाओं से ये फॉर्मूला जनरेट होता है। और दूसरा फॉर्मूला दिया था गाउस ने। गाउस जर्मन साइंटिस्ट था, और जितना अच्छा ये फिजिसिस्ट था उतना बढ़िया क्या था, मैथमेटिशियन था। गाउस का जन्म हुआ था लगभग 1777 के आसपास का जन्म हुआ, और एक जर्मन साइंटिस्ट था, और जितना बढ़िया फिजिसिस्ट था हमारा गाउस उतना ही अच्छा मैथमेटिशियन था। तो इस गाउस को अपनी ही सेंचुरी में, इस 17वीं शताब्दी में जितने भी इसके साथ वाले साइंटिस्ट थे, यानी इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट था गणित में, बहुत सारे फॉर्मूले दिए इसने गणित में फिजिक्स के साथ साथ। तो इसके साथ जितने भी साइंटिस्ट थे सब इसको बोलते थे भाई गाउस तू तो, ये जो गाउस है उसको कहते थे भाई गाउस तू तो प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स है। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है यानी जितने भी हम लोग मैथमेटिशियन हैं उन सब में तू राजकुमार है। यानी कि 17वीं शताब्दी में गाउस को राजकुमार कहते थे, इतना अच्छा गणितज्ञ था ये, और साथ साथ में बहुत बढ़िया फिजिसिस्ट भी था। अच्छा, अभी हमारे गूगल ने इसका 241वां जन्मदिन भी मनाया था लगभग 2018 में, अप्रैल 2018 में इसका 241वां जन्मदिन भी मनाया है गूगल ने, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला दिया था गाउस ने। अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो गाउस ने बताया कि द चार्ज एनक्लोज्ड इन एनी क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि हमेशा जो फ्लक्स फाई है या जो चार्ज क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स फाई की। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी, तो यहां से ये फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये दूसरा फॉर्मूला जो पहला वाला, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये भी पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, और वहां से हम लोग डिराइव करते हैं। तो हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। मान लिया जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट कहीं यहां सिचुएटेड है, और वो पॉइंट है मेरा P, यानी इस स्फेरिकल सेल के बाहर कहीं पे पॉइंट सिचुएटेड है, और इस स्फेरिकल सेल के सेंटर O से कुछ r डिस्टेंस पे रखा हुआ, मान लिया कुछ r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी ये जो डिस्टेंस